हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेड गुरु। आज जो हमारा नया चैप्टर है वो है वैद्युत धारा और ये उसका पहला लेक्चर है। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है वैद्युत धारा। तो इसमें ये समझेंगे कि वैद्युत धारा क्या होती है। तो इसमें आपको डेफिनेशन भी स्क्रीन पर दिख रही होगी। जब किसी चालक में वैद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवाहित होता है तो इस प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं। या फिर ये भी बोल सकते हैं इसकी दूसरी डेफिनेशन परिभाषा, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत धारा कोई भी चालक है और इसमें वैद्युत धारा को निकालना है। कोई भी चालक, उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, मान लो आई। तो इसमें लिखेंगे और इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है यानी कि आवेश प्रवाह हो रहे हैं पर सेकेंड, तो इसको लिख देंगे आई बराबर, अगर छोटा सा अगर आपने थोड़ा चार्ज लिया, आवेश लिया है, प्रवाहित हो रहा है, तो इसके लिए धारा आ जाएगी, वो आ जाएगी डी आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी। यदि पूरे आवेश के लिए, पूरे चालक के लिए धारा निकाली है तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आई बराबर क्यू अपॉन टी। इसका मतलब है आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। इसका मात्रक निकालेंगे तो मात्रक इसका हो जाएगा, क्यू क्या है, आवेश, आवेश को लिखते हैं कूलाम। टी क्या है, समय, समय को लिखते हैं सेकेंड। तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम पर सेकेंड। और इसकी जो विमा है वो हो जाएगी, आवेश की विमा होती है कैपिटल ए, वो सॉरी धारा की, या फिर कैपिटल आई, दोनों विमाएं होती हैं। या फिर इससे प्रदर्शित कर लो कैपिटल ए से या फिर कैपिटल आई से, जो कि विमा को बड़ी ब्रैकेट में लिखते हैं। वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब होता है जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है वह अदिश राशियां कहलाती हैं, और सदिश राशियां वह जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है और परिणाम की भी। और अदिश में परिणाम की तो आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की नहीं। अतः वैद्युत धारा एक सदिश राशि, सॉरी एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशि होने पर भी वैद्युत धारा में दिशा की आवश्यकता होती है, लेकिन ये चीज आगे थोड़ा प्रूफ कर देंगे कि यह एक अदिश राशि ही है। वैद्युत धारा की दिशा, वैद्युत धारा की दिशा, वैद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होती है। मतलब कि कोई चालक है और उसमें इलेक्ट्रॉन, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि रैंडमली, मतलब कि अनियमित रूप से इधर उधर गति करते रहते हैं। तो इसमें मान लो इलेक्ट्रॉन है जो कि अनियमित रूप से गति करेंगे, इस दिशा में मान लो गति कर रहे हैं, इस दिशा में अगर गति कर रहे हैं तो वैद्युत धारा की जो दिशा होगी वो होगी ये आई, इस दिशा में उसके विपरीत।
और इधर ही वैद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र अगर इस दिशा में है तभी जो धारा होगी वो इस दिशा में होगी, इधर वैद्युत क्षेत्र है। और इलेक्ट्रॉन पे जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत लगता है। इलेक्ट्रॉन पे जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लगता है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, तो वैद्युत धारा की दिशा भी यही होगी और इलेक्ट्रॉन की दिशा विपरीत होगी। या फिर ये भी कह सकते हैं कि वैद्युत धारा की दिशा प्लस आवेश की दिशा में होती है तथा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश वो होता है 1.6 क्रॉस 10 की पावर -19 कूलम, लेकिन ये माइनस में होती है, ठीक है। यही प्रोटॉन पे जो आवेश होता है जो होता है प्लस में होता है 1.6 क्रॉस 10 की पावर -19 कूलम। इसके अगला जो कॉन्सेप्ट है अपना वो है धारा घनत्व, जिसे इंग्लिश में कहते हैं करंट डेंसिटी। धारा घनत्व को G से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, आप देख लेना नोट्स में। किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अवलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। कोई चालक है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब ये वाला एरिया जो होता है गोलाकार, जो तार वायर होता है, वायर के गोला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया से बोलते हैं इंग्लिश में, वही होता है, इसे लिखते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, वो है A। तो ये पूरा जो क्षेत्रफल है गोल गोल ये होगा A। और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है इस वायर में, तार में, वो हो रही है I। तो इसके लिए धारा घनत्व हो जाएगा वो क्या होगा, अगर यहाँ पे मान लो छोटा सा एरिया ले लो, छोटा सा क्षेत्रफल DA, तो इसमें से जो छोटी धारा जाएगी वो जाएगी DI, छोटी सी धारा, और ये छोटा सा क्षेत्रफल अगर DA है तो इसके लिए धारा घनत्व हो जाएगा, वो हो जाएगा धारा घनत्व J बराबर DI/DA। अगर यही पूरे चालक के लिए निकालें तो हो जाएगी J बराबर पूरे चालक में कितनी धारा है I और अपॉन कितना A, क्षेत्रफल A। तभी इसका है कि किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रवाहित होने वाली धारा एकांक क्षेत्रफल के अवलंबवत गुजरने वाली धारा, मतलब धारा घनत्व कहते हैं। किसी बिंदु से गुजरने वाली धारा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, उसे हम कहते हैं वैद्युत धारा घनत्व। J बराबर I/A। इसका मात्रक हो जाएगा I का मात्रक होता है एम्पियर, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर/मीटर स्क्वायर। इसकी विमा हो जाएगी, एम्पियर को प्रदर्शित करते हैं A से और मीटर को प्रदर्शित करते हैं L से, तो L स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा A। तो इसकी विमा हो जाएगी AL-2। अगर इसी का एक केस लें कि यदि जो चालक है वो वैद्युत धारा से कोई कोण बनाता है, वैद्युत धारा से कोई कोण बना रहा है कुछ इस तरीके से, अगर कोण बना रहा है तो मतलब वैद्युत धारा की दिशा अगर ये है, धारा घनत्व जो कि निकालेंगे अपने लोग,
और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा वह होती है पृष्ठ के लंबवत और बाहर की ओर। तो इसकी जो दिशा हो जाएगी वो कुछ ये हो जाएगी, डी ए। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है तो वेक्टर डी ए, जो कि इससे जो कोण बना रहा है वैद्युत धारा से वो अगर थीटा बना रहा है, तो ये वाला जो कि होना चाहिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, उस वाले से भी ये जो कोण बना रहा होगा वो भी थीटा होगा। अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला भी कोण थीटा, क्योंकि इस वाले वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है ये, और ये थोड़ा सा कोण को बढ़ाया गया है, तो ये कोण बना रहा है वैद्युत धारा की दिशा से, जो कि वैद्युत धारा की लाइन ये प्रदर्शित कर रही है, तो बना रहा है आई, जो वैद्युत धारा है उससे जो कोण बना थीटा। अगर ये थीटा है तो पहले वाले जो कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत होना चाहिए पृष्ठ, वो भी कोण थीटा ही बना रहा होगा। तो इससे क्या करेंगे, ये डी ए कॉम्पोनेंट इसका थीटा के पास वाला ले लेंगे, जो डी ए कॉम्पोनेंट है इसका ये थीटा के पास वाला, तभी ये हो जाएगा वैद्युत धारा के लंबवत पृष्ठ। तो ये हो जाएगा जे बराबर करंट, तो इसका आई हो जाएगा करंट, या फिर छोटा सा अगर करंट ले रहे हैं तो डी आई, और छोटा सा जो पृष्ठ है वो आपका हो जाएगा डी ए कॉस थीटा, क्योंकि ये वाला जो पृष्ठ है जो कि थीटा कोण बनाने लगा है, वो अगर अवलंबवत पूरा ये वाला डॉट डॉट से प्रदर्शित कर रहे हैं वो वाला लाएं, तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट लेना होगा, तो वो हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। पास वाला कंपोनेंट जो घटक होता है वो कॉस में टूटता है, और दूर वाला जो घटक होता है वो साइन में टूटता है। तो इसे हम अपने लोग लिख सकते हैं डी आई बराबर जे डी ए कॉस थीटा। अगर इसका सदिश रूप लिखें, तो लिख सकते हैं कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि है डी आई, और समाकलन करके टोटल धारा निकालना चाहें तो समाकलन का भी चिन्ह लगा सकते हैं, इक्वल टू जे एक सदिश राशि है वेक्टर, और वैद्युत क्षेत्रफल भी एक सदिश राशि है वेक्टर डी ए। अच्छा, आप इस चीज से भी देख सकते हो कि ये वाली इसलिए सदिश राशि है क्योंकि सदिश राशि का अदिश गुणनफल जो होता है वो एक अदिश राशि देता है, तो इसीलिए जो कि धारा घनत्व है वो भी सदिश होगा। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट इसका जो कॉस थीटा में खुलता है, तो इसीलिए डॉट होना चाहिए और ये एक अदिश राशि प्राप्त होगी। और वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, वो इस वाले सूत्र से प्रूफ भी हो रहा है कि इनका जो वेक्टर यानी कि सदिश का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो एक अदिश राशि देता है। अतः एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे, अतः वैद्युत धारा घनत्व सदिश राशि है। जो अपना अगला कॉन्सेप्ट है वो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ, श्रांति काल तथा अववाह वेग। और अववाह वेग को अनुगमन वेग भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। तो पहले समझेंगे कि माध्य मुक्त पथ क्या होता है। तो आपको डेफिनेशन स्क्रीन पे दिख रही होगी। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अनियमित रूप से चालक में गति करते हैं। चालक में इलेक्ट्रॉन बिल्कुल उसकी तरह होते हैं जैसे कि गैस में अणु होते हैं जो कि इधर उधर अनियमित रूप से गति करते हैं। वैसे ही चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि अनियमित रूप से गति करते हैं। तो जैसे कि कोई चालक ले लो या फिर वायर ही ले लो, चालक और भी कुछ ले सकते थे जो भी चालक इसमें, और इसमें रखे हुए मुक्त इलेक्ट्रॉन रखे यानी कि अनियमित रूप से गति करेंगे, और इसमें हैं उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जो कि अनियमित रूप से इधर गति करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की इसमें होगी एक दूसरे से टक्कर। तो इलेक्ट्रॉनों की एक दूसरे से जो टक्कर के बीच में चली गई दूरी होती है उसको ही बोलते हैं माध्य मुक्त पथ। जो इलेक्ट्रॉनों के बीच चली गई दूरी होती है उसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ।
इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ, इस तरीके से मान लो टक्कर हो रही है तो इसे माध्य मुक्त पथ कहते हैं। तो इसमें आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन अपने इधर से जाएगा और ये भी इलेक्ट्रॉन अपने इधर से जाएगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो चली गई मुक्त यानी कि चली गई दूरी है उसका अगर माध्य लेंगे तो वह उसका माध्य मुक्त पथ कहलाएगा। सेकंड है वो है श्रांति काल। तो श्रांति काल क्या होती है कि इन दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो टक्कर में चली गई दूरी है उस दूरी को चलने में जो समय लगा उसे कहते हैं श्रांति काल। जो दो इलेक्ट्रॉनों की टक्कर होती है, जो दूरी चलते हैं, उस दूरी को चलने में जो समय लगता है उसे श्रांति काल कहते हैं। इसे टाउ इसे लिख ही दे रहे हैं, टाउ से प्रदर्शित करते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है अपवाह अथवा अनुगमन वेग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्या होता है कि चालक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो की अनियमित रूप से गति करते हैं, जैसे कि अभी बताया था, जैसे कि गैस के अणु करते हैं। तो गैस के अणु की जो गति होती है BRMS वैल्यू, जो कि आप लोगों ने ऊष्मागतिकी चैप्टर में पढ़ा होगा पार्ट में, अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा कॉन्सेप्ट को। तो उसी तरीके से चालक में इलेक्ट्रॉन भी गति करते हैं। तो BRMS जो वैल्यू होती है वो होती है 3kT/m, जो कि K होता है बोल्ट्जमैन नियतांक और T है, आपको कमरे के ताप पर ये वैल्यू निकाल के देखेंगे BRMS। तो बोल्ट्जमैन नियतांक की वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻⁻23 और गुणा जो रूम टेम्परेचर यानी कि कमरे का ताप होता है वो होता है 300, और m जो कि मास है, द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का, वो है 9.1 × 10⁻31। तो ये अप्रॉक्स में लगभग वैल्यू आ जाती है 10⁵ मीटर/सेकेंड, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है कि इलेक्ट्रॉन पूरे चालक में बहुत तेजी से गति करते हैं। ये 10⁵ बहुत बड़ी गति है, बहुत बड़ी डिजिट है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन पूरे चालक में रैंडमली मतलब कि अनियमित रूप से इधर उधर गति करते हैं। इस अनियमित गति में जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टक्कर करते हैं और इस टक्कर के कारण जो नेट आवेश यानी कि कुल आवेश का जो परिमाण होता है वो एक दिशा में प्रवाह नहीं हो पाता है, जिससे कि उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिससे कि चालक में धारा प्रवाहित नहीं होती है बिना कोई सोर्स लगाए। सोर्स यानी कि बिना कोई बैटरी या बिना कुछ सोर्स यानी कि बैटरी लगा दो या फिर करंट फ्लो करा दो, तो बिना करंट फ्लो कराए उसमें अपने आप से करंट फ्लो नहीं होता है। इसका कारण यह है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि अनियमित रूप से गति करते हैं और अपनी ऊर्जा को वहीं नष्ट कर देते हैं, और जो नेट प्रवाह आवेश का प्रभाव होता है वो शून्य ही रहता है। इस चीज को एक डायग्राम से समझ लेंगे। तो ये आपका डायग्राम रहा और इसमें एक इलेक्ट्रॉन मान लो ये है जो कि गति कर रहा है। तो यहाँ पे मान लो प्लस चार्ज है जो कि इससे टक्कर हुई इसकी और इधर के लिए चला गया, फिर प्लस चार्ज है, टक्कर हुई, इधर के लिए चला गया। यहाँ पे कोई प्लस चार्ज था, टक्कर हुई, इधर चला गया, और यहाँ पे कोई प्लस चार्ज, टक्कर हुई यहाँ, यहाँ, यहाँ। ऐसे टक्कर होते होते ये इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करता है और पूरे चालक में जब इलेक्ट्रॉन टक्कर के बाद जिस स्थान पे चलता है उसी स्थान पे दोबारा आ जाता है, यानी कि जहां से चला था वहीं पे आ गया। नेट जो आवेश की गति है वो ओवरऑल यही रही शून्य, क्योंकि इनके भी जो विस्थापन होगा वो होगा 0, क्योंकि जिस स्थान से चले थे उसी स्थान पे आ गए। तो इसके लिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अनुगमन वेग होगा वो 0 होगा, बिना कुछ बैटरी लगाए या फिर किसी सोर्स की लगाए, क्योंकि जिस स्थान से चले थे टक्कर के बाद अनियमित रूप से इधर उधर गति के बाद उसी स्थान पे आ जाता है। लेकिन अब इसमें यदि वैद्युत क्षेत्र यानी कि कोई सोर्स लगा देते, कोई बैटरी लगा देते तो क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है।
अगर वैद्युत क्षेत्र लगाने पर मान लो वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो कि लगाई इसमें वो अगर ये है तो क्या होता है, इनका जो वेग होता है, जो इनकी गति होती है इलेक्ट्रॉन की, वो नियमित रूप से होने लगती है। वह एक जो कि चालक में वाइब्रेशन यानी कि कंपन उत्पन्न करने लगते हैं और थोड़ा धीरे 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 करके एक दिशा में जाते हैं। अब वह वेग में जो इनकी गति हो जाती है लगभग हो जाती है वो हो जाती है BD बराबर 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड, जो कि बहुत ही कम स्पीड है। और इस स्पीड में धीरे धीरे मोशन करते हुए, गति करते हुए, इनमें जो कि इसमें अच्छे से डायग्राम से समझेंगे, वैद्युत क्षेत्र अगर इस दिशा में है तो पहला जो ब्लैक से दिख रहा है ये पहला वाला इसका बिना वैद्युत क्षेत्र लगाए हुए चित्र है, डायग्राम है। तो बिना वैद्युत क्षेत्र लगाए इसकी जो गति की दिशा है ये अनियमित रूप से वो इस तरीके से है। लेकिन जब वैद्युत क्षेत्र को लगा देंगे तब भी टक्कर होगी, लेकिन उसकी जो दिशा होगी वो एक हो जाएगी और धीरे धीरे उसी दिशा में चलेंगे। तो उसके कारण कुछ नेट स्पीड आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो होगा विस्थापन वो हो जाएगा 0, क्योंकि वो उसी पॉइंट पे आ जाते हैं। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ स्पीड होगी। जैसे कि यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है, वो है बल बराबर F बराबर E इलेक्ट्रॉन E, इतना बल लग रहा है इस पे। ऐसे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन जो कि टक्कर तब भी करेंगे जब वैद्युत क्षेत्र को अप्लाई कर देंगे। तो इस दिशा में लग रहा है, विपरीत दिशा में यहाँ पे भी मान लो इलेक्ट्रॉन है जो कि विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में, इलेक्ट्रॉन जो कि माइनस चार्ज उसकी विपरीत दिशा में बल लगेगा F बराबर E इलेक्ट्रॉन पे। तो इस दिशा में इस तरीके से यहाँ पर जाना चाहिए था पहले वाला, जब विद्युत क्षेत्र को अप्लाई नहीं किया था। लेकिन जब अप्लाई कर दिया तो इधर से इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, ऐसे ऐसे इस तरीके से यहाँ से यहाँ पे इनका मोशन रुक जाता है। और इसमें क्या था, जब विद्युत क्षेत्र को अप्लाई नहीं किया था तो यहाँ पे मोशन रुकता था, जिस पॉइंट पे चलते उसे उस पॉइंट पे। तो इनके बीच में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, अनुगमन वेग आ गया। तो इनके बीच ये वाली कुछ दूरी है, विस्थापन दूरी, इतना ये दूर है, यानी कि इसके कारण कुछ ना कुछ वेग होगा। जो वेग होगा, जिस वेग से अभी चल रहे हैं वही है अनुगमन वेग, जिसके कारण इनके बीच इतना डिफरेंस अंतर आया है। तो देखेंगे, अतः अनुगमन वेग अपवाह अथवा कुछ भी बोल सकते हो, वह वेग या अनुगमन वेग, गमन वेग। तो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो टक्कर हो रही है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है और इससे भी टक्कर जो हो रही है, तो इसके बीच जो समय लग रहा है, वो आपका है, इसकी दिशा प्रदर्शित कर देते हैं टाउ। ऐसे ऊपर वाले डायग्राम में भी दिशा प्रदर्शित कर देंगे, जो कि जरूरी है, तभी पता लगेगा किधर से इलेक्ट्रॉन की किस दिशा में गति हो रही है। तो अनुगमन वेग हो जाएगा। इसके लिए समीकरण अपने लोग जानते ही हैं, अतः इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, तो बल कितना लग रहा है, F बराबर इलेक्ट्रॉन E, इलेक्ट्रॉन पर जी के इलेक्ट्रॉन का आवेश E, और त्वरण हो जाएगा, त्वरण होता है A बराबर F/m। तो ये आपका हो जाएगा E/m। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, बल्कि तो E/m। अतः गति की प्रथम समीकरण से, तो गति की प्रथम समीकरण क्या होती है, B बराबर U + AT, और इसको डाल देंगे समीकरण 1। टाउ क्या है, श्रांति काल, जो टक्कर के बीच में लगा समय है वह है, और जो वेग है वो अंतिम वेग है। अंतिम वेग यानी कि जो शुरू का जो वेग होगा, इलेक्ट्रॉन जैसे चलना शुरू किया होगा तो उसके पहले का वेग जो कि
यू को प्रारंभिक वेग कहते हैं और बी को अंतिम वेग, वो 0 होगा। और समीकरण 1 से मान रख दोगे, अगर ए टी और बी, तो इसमें समीकरण 1 से मान रखने पर तो ये आ जाएगा। इसे बी को बी डी से प्रदर्शित करेंगे, जो कि अंतिम वेग है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अनुगमन वेग। और ये आ जाएगा आपका ई अपॉन एम, और टाउ है श्रांतिकाल, जो समय था वो है श्रांतिकाल। तो ये आपका आ जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सूत्र यानी कि अनुगमन वेग का सूत्र। इसका अगर सदिश रूप लिखते हैं, सदिश रूप, तो ये आ जाएगा बी डी बराबर इलेक्ट्रॉन वेक्टर ई अपॉन एम और टाउ, इस तरह से। तो इस तरीके से ड्रिफ्ट मतलब कि अनुगमन वेग का सूत्र हो सकता है, वो होता है बी डी बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश ई अपॉन एम टाउ। आई होप आपको अच्छे से लेक्चर समझ में आया होगा। ऐसे ही इस पर फिजिक्स पढ़ाई जा रही है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लेक्चर को लाइक कर लो, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा और लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।